हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के छठे सेट की डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस के 5वें सेट का डिस्कशन करा था। आज के इस सेशन में हम लोग छठे सेट की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। फिलहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बड़ा ही आराम से बनाइएगा आप सभी इस सवाल को। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई वस्तु है, उसका भार है 200 न्यूटन। कितना है? 200 न्यूटन। और g का वैल्यू आपको कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और आपको क्या निकालना है? वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग वेट इक्वल टू mg कहते हैं, फॉर्मूला याद करते रहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में वस्तु का भार कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 200 न्यूटन दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? सर वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। तो हम लोग वस्तु के द्रव्यमान को m ही रख देते हैं। और g का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर m इक्वल्स टू हो जाएगा 200/10। कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सर 20 kg। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि भार जो है आपका, ये कौन सी राशि होती है? तो आप सभी कहेंगे सर ये सदिश राशि होती है। और जो आपका द्रव्यमान है यहाँ पे, ये कौन सी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। आप इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भार कौन सी राशि होती है? तो आप कहेंगे सदिश राशि होती है। निम्नलिखित में से द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? तो आप कहेंगे अदिश राशि होती है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी से पूछा जा रहा है कि समय के साथ, यानी कि समय आपका कहाँ पे रहता है ग्राफ में? तो आप कहेंगे x एक्सिस पर रहता है सर। और समय के साथ वस्तु के वेग को दिखाने वाला ग्राफ, वेग आपका कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे। तो पूछा जा रहा है कि समय के साथ वस्तु के वेग को दिखाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? आप इस ग्राफ को क्या नाम देंगे? आप सभी कहेंगे सर ये तो वेग समय ग्राफ है। सर आपके क्वेश्चन में यही चीज पूछा जा रहा है, वेग समय ग्राफ है। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सबों के मन में सवाल उठेगा कि सर किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ से हमको क्या मिलती है? तो ध्यान में रखेंगे सर कि किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ से हमको त्वरण मिलती है और साथ ही साथ वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन मिलती है। तो आप इस 2 पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे कि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण और विस्थापन देता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर किसी वस्तु के रैखिक गति के लिए कितने ग्राफ हम लोगों को पढ़ने होते हैं? तो टोटल 4 पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक तो आप देख चुके हैं, बाकी के 3 आप कहेंगे सर कौन कौन से हैं? तो सर पहला आपको पढ़ना होता है दूरी समय ग्राफ। पहला क्या पढ़ना होता है? दूरी समय ग्राफ, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। आप कहेंगे दूरी समय ग्राफ वस्तु का क्या देता है? तो भाई मेरे ये चाल देता है। और ध्यान में रखेंगे कि दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वस्तु का चाल देता है। आप कहेंगे दूसरा ग्राफ कौन सा होगा? तो दूसरा ग्राफ होता है आपका चाल समय ग्राफ। दूसरा कौन सा होता है? चाल समय ग्राफ। आप कहेंगे सर ये क्या देगा वस्तु का? तो चाल समय ग्राफ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है और चाल समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। आप कहेंगे तीसरा कौन सा होगा? तो सर तीसरा होता है आपका विस्थापन समय ग्राफ, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं।
तीसरा कौन सा होता है आपका विस्थापन समय ग्राफ, और ये क्या देता है सर, तो ये वस्तु का वेग देता है। क्या देता है, वस्तु का वेग देता है। ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल ही क्या देता है, वस्तु का वेग देता है। और कहेंगे चौथा, तो चौथा आपका वेग समय ग्राफ है, जो वस्तु का क्या देता है, त्वरण देता है और विस्थापन देता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, अगर कभी इससे क्वेश्चन मिल जाए तो उसका भी सॉल्यूशन आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। आपका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्राभिमुखी बल, घर्षण बल और केंद्रापसारक बल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर ब्रेक लगाने के बाद कार जो है वो घर्षण बल के चलते रुक जाती है। किसके चलते रुक जाती है? घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के चलते रुक जाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ये घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है? तो सर घर्षण बल सतह में रुखरापन के चलते उत्पन्न होता है। सतह में रुखरापन के चलते क्या होता है? उत्पन्न होता है। आप कहेंगे ये घर्षण बल किस टाइप का बल है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि घर्षण बल जो है ये आपका अपोजिटिंग फोर्स है। आप कहेंगे सर अपोजिटिंग फोर्स क्यों? तो घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे कि आप किसी सतह पे आगे की ओर चलना चाहते हैं तो उस सतह के द्वारा जो आपके पैर पे घर्षण बल लगाया जाता है वो आपको पीछे की ओर धकेलना चाहता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है सर? अपोजिटिंग फोर्स है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण भी है, तो आप सभी कहते हैं सर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं F = Gm1 × m2/r²। यहाँ पे G क्या है सर? तो सर इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में केंद्राभिमुखी बल है, तो सर वृत्तीय गति में वस्तु के द्वारा जो वृत्त के केंद्र की ओर बल लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। और केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रापसारक बल कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हिंदी में हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। और ये आपके साइंस का यानी कि विज्ञान का वह शाखा है, साइंस का वह शाखा है जिसमें आप ऊष्मा और ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऑप्टिक्स भी है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकाश से संबंधित जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो सर ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। और ऑप्टिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। और आपके ऑप्शन में है सर अकाउस्टिक्स। क्या है आपके ऑप्शन में? अकाउस्टिक। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो ध्वनि से संबंधित जो आप अध्ययन करते हैं, साउंड से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं सर? अकाउस्टिक कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में रिलेटिविटी भी है, इसका मतलब होता है सापेक्षिता। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वक्रीय दर्पण यानी कि एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह बोले तो परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है उसे क्या कहा जाता है? आप सभी को मालूम है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आप कहेंगे नहीं समझे, तो भाई मेरे ये आपका अवतल दर्पण है
और ये इसका क्या है सर, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। तो आप देख रहे हैं कि परावर्तक सतह क्या है सर, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो सर उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है सर, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। आप कहेंगे समतल दर्पण पूछ दिया तो भाई रे समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। ये आपका M और M डैश क्या है, समतल दर्पण है। और आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से प्लेन है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और ये जो आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ये किसके प्रकार हैं सर, तो गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। मेरे मित्र आपके एग्जाम में इससे प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनता है ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण से आप वस्तु का वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपके अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और सिर्फ एक केस में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है जो दर्पण के पीछे बनता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। ध्यान में रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तब वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में हमेशा आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण से आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, और प्रतिबिंब क्या होगा सर, सीधा होगा। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो भाई मेरे समतल दर्पण से भी क्या बनेगा सर, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और हाँ ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण से जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वो पार्श्विक रूप से या पार्श्व रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। पार्श्व रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। आपका ऑप्शन है समस्थानिक, आयन, आवेश, तत्व संख्या। क्या होगा इसका आंसर, मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर समस्थानिक होगा इसका आंसर। क्या होगा, समस्थानिक होगा। समस्थानिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। अच्छा, ये समस्थानिक क्या होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे कि कार्बन 612 और कार्बन 614 क्या है सर, एक दूसरे के समस्थानिक हैं। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु संख्या समान है जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है सर, भिन्न भिन्न है। ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है तो वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है या किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो मेरे भाई जब आप समस्थानिक की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि परमाणु संख्या दोनों का समान होता है। मतलब क्या कि दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसीलिए आप इस चीज़ को रटते रहते हैं कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अरे भाई बाप, परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन की संख्या ऐसे भी समान हो जाएगी। डिफरेंट क्या होगा, तो सर डिफरेंट होगा न्यूट्रॉन की संख्या। डिफरेंट क्या होगा सर, न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान अलग अलग होता है और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। आप कह रहे हैं प्रोटॉन की संख्या समान है तो भिन्न भिन्न क्या है सर, न्यूट्रॉन की संख्या। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक भी बदल जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में आयन दिया हुआ है, आयन हम लोग किसको बोलते हैं, तो मेरे भाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को, आवेश को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। हाँ, धन आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं
और ऋण आयन को हम लोग एनायन कहते हैं। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में आवेश भी है, तो ये आवेश क्या होता है? तो आप सभी को मालूम है कि सर जब दो मेटालिक बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के चलते आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। ध्यान में रखेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कब बताया था सर जी? तो 1789 में बताया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बात किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1789 में बताया था। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तत्व संख्या भी है, ये क्या होता है? तो भाई मेरे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हाँ, यहाँ पे तत्व हटा के अगर परमाणु संख्या रहता तो आप कहते कि सर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। या आप ये कह सकते हैं कि सर जितने भी तत्व हैं वो किससे बने हुए हैं? परमाणु से बने हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? आपका ऑप्शन है जस्ता, चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन क्लोराइड में से, आयरन क्लोराइड में से यानी कि FeCl3 में से निम्न में से कौन ऐसा है जो फेरस को, लोहा को विस्थापित कर सकता है? जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर जिंक, फिर दिया हुआ है आपका चांदी, और फिर है आपका एल्युमिनियम, और फिर है आपका मैग्नीशियम। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर जो भी धातु लोहा से कम क्रियाशील होगा वो लोहा को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और जो लोहा से ज़्यादा क्रियाशील होगा वो लोहा को विस्थापित कर देगा। तो हमारे ऑप्शन में जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दिया हुआ है और चांदी दिया हुआ है। इसमें से जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम लोहा को विस्थापित कर देगा आयरन क्लोराइड में से। क्यों? क्योंकि ये लोहा से ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि चांदी विस्थापित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चांदी जो है आपका वो क्या होता है? कम अभिक्रियाशील होता है। चांदी क्या होता है गुरुजी? कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए वो उसको विस्थापित नहीं करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि जो भी अम्ल होगा, एसिड होगा, वो सब के सब पानी में घुलने पर क्या देगा? H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। और जो भी आपका भस्म होगा, जो भी आपका बेस होगा, वो अगर पानी में डिजॉल्व होगा तो क्या देगा आपको सर? OH- आयन देगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है HCl, फिर दिया हुआ है आपका एसिटिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, फिर आपका दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल जिसको हम लोग HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है आपका फिर H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा दुर्बल अम्ल है जो पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करेगा? तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे, अम्ल आपका दुर्बल हो या प्रबल हो, जब भी पानी में घुलेगा तो H+ आयन देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका दुर्बल अम्ल और दूसरा आपका प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल को हम लोग वीक एसिड कहते हैं और प्रबल अम्ल को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं वो पानी में घुलने पर कम H+ आयन प्रदान करते हैं, जबकि आपका जो प्रबल अम्ल होता है वो पानी में घुलने पर ज़्यादा H+ आयन प्रदान करता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में HCl है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें से HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये तीनों ही क्या है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। हमसे पूछा जा रहा है कि दुर्बल अम्ल,
तो आपका जो CH3COOH है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं या एसिटिक एसिड कहते हैं, ये आपका क्या है सर, दुर्बल अम्ल है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करेगा। तो अम्ल तो आपके सारे हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है दुर्बल अम्ल, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो बेस है ये भी आपका दुर्बल और प्रबल होता है, बस वही क्राइटेरिया है सर, जो अम्ल के लिए है वही बेस के लिए है। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा भस्म जो पानी में घुलने पर कम मात्रा में OH- आयन दे वो आपका दुर्बल भस्म कहलाएगा, और ऐसा भस्म जो पानी में घुलने पर ज्यादा मात्रा में OH- आयन दे वो आपका क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जितने भी वैसे अम्ल हैं जो आपके प्रकृति में पाए जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सर, दुर्बल अम्ल होते हैं। और वो अम्ल जो लैब में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब के सब क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और ध्यान में रखिएगा कि H2SO4 को क्या कहा जाता है सर, तेजाब भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH डैश होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि कोई मिश्रण है जो नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल में बदल दे रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि pH वैल्यू क्या हो सकता है या क्या होने की संभावना है। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर नीला लिटमस आपका लाल हो जा रहा है तो जिस मिश्रण की बात की जा रही है वो मिश्रण आपका क्या है, अम्ल है, एसिड है। ध्यान में रखेंगे, अगर आपका लाल लिटमस नीला हो जाता, लाल लिटमस क्या हो जाता सर, नीला हो जाता, तब आप क्या कहते सर, मिश्रण मेरा क्या है, बेस है। मिश्रण मेरा क्या है सर, बेस है। और आपको मालूम होगा कि जो चीज़ आपका एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, उसका pH वैल्यू जो होता है, pH वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। तो अम्ल जो भी होगा उसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, और भस्म जो भी होगा उसका pH मान 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप कहेंगे अगर 7 हो जाएगा तो क्या होगा, तो सर उदासीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH डैश होने की संभावना है। नीले लिटमस जब आपका लाल में बदल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रण आपका अम्लीय है, और जो भी अम्लीय मिश्रण होंगे तो उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा। तो आपके ऑप्शन में देखिए 7 से कम है कोई, आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही 6 दिया हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अम्लीय माध्यम के लिए pH वैल्यू 7 से कम लेते हैं, क्षारीय माध्यम के लिए pH वैल्यू 7 से ज्यादा लेते हैं, और अगर pH वैल्यू 7 हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं सर, ये उदासीन है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आपका ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे सर ये उभयधर्मी क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपको समझने होंगे। पहला तो ये उभयधर्मी धातु क्या होता है, और दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड। आप इस दोनों को समझ जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सर कि उभयधर्मी धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं इंग्लिश में, और उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप कहेंगे सर ये होते क्या हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ऐसा धातु जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करे, अम्ल और भस्म दोनों के साथ क्रिया करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी धातु कहते हैं या एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। आप कहेंगे ऐसे कौन कौन से धातु हैं सर, तो केवल 5 ऐसे धातु हैं जो क्या कहलाते हैं सर, एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं, यानी कि उभयधर्मी धातु कहलाते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा, तो सर ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फिर आपका टीन
और Pb जिसको हम लोग सीसा बोलते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? उभयधर्मी धातु कहलाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इसके जो ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जब ये धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। आप कहते हो ना, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। तो बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक उसी तरह जिंक जब अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। मतलब क्या कि उभयधर्मी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड भी क्या करते हैं सर? अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं सर कि उभयधर्मी धातु या उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। बस आपको ये 5 नाम याद रखना है। बेरिलियम, टीन, एल्युमिनियम, सीसा और जिंक क्या होते हैं? उभयधर्मी धातु होते हैं। और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं सर? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आपके ऑप्शन में है सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आप कहेंगे सर अभी तो बताएं कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक मेरा क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या होगा? वो भी एम्फोटेरिक होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है भोजन, ऑक्सीजन, पानी, खनिज। क्या होगा? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पौधे में 2 टाइप के संवहन उत्तक पाए जाते हैं। 2 टाइप के संवहन उत्तक पाए जाते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी? जाइलम बोलते हैं। और दूसरा को क्या बोलते हैं? तब फ्लोएम बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जाइलम जो है वो पौधे में पानी और खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आपका जो फ्लोएम है ये पौधे के भोजन और हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है भोजन, ऑक्सीजन, पानी, खनिज। क्या होगा आप बताइए? आप सभी कहेंगे सर भोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल और आप लोग कई दफ़ा याद किए होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? आप सभी कहेंगे सर टायरेनोसोरस रेक्स जो है वो टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप एज अ वन लाइनर के रूप में भी याद रख सकते हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो वो इस चीज़ को याद रख लेंगे। और हाँ, आप में से बहुत सारे के मन में सवाल उठेगा कि सर ये टायरेंट लिजार्ड किंग क्या है? तो ये आपके डायनासोर प्रजाति के जीव हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? वर्गीकी का जनक किसको बोलते हैं? आप सभी कहेंगे सर कार्ल लिनियस को बोला जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन डी में ही कार्ल लिनियस हैं। आपके ऑप्शन में मेंडल विटकर हैं तो उसको आप कट करेंगे। मेंडल विटकर नहीं होता है, आरएस विटकर होता है। क्या होता है सर? आरएस विटेकर होता है। और ध्यान में रखेंगे कि आरएस विटकर ने जीवों को कितने जगत में बांटा सर? तो 5 जगत में, 5 किंगडम में बांटा था। 5 किंगडम में बांटा था। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो भाई मेरे आप लोग जो पढ़ते रहते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, तो ये जीवों के 5 जगत हैं। और इसको कौन डिवाइड किए थे सर 5 जगत में जीवों को? तो आप कहेंगे आरएस विटकर ने डिवाइड किए थे। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वर्गीकी के पिता कौन है, वर्गीकी के पिता कौन है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे सर लिनियस। क्या ध्यान में रखेंगे? लिनियस। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में डार्विन भी है, तो आप सबों को मालूम है।
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप कहेंगे सर डार्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? आपका ऑप्शन है द्विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि अमीबा में जो प्रजनन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। आप कहेंगे कैसे होता है? तो ध्यान रखिए कि अमीबा का जो बॉडी होता है वो कुछ इस तरह से होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है। तो जब इसका बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इसके न्यूक्लियस भी डेवलप हो जाते हैं। जब इसका शरीर भारी हो जाता है तो सर ये अमीबा बीच से क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक अमीबा आपका दो अमीबा में बट गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? द्विखंडन कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अमीबा में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी वो किसके थ्रू होगी सर? द्विखंडन के द्वारा होगी, यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा होगी। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में खंडन भी है, तो ये आपका खंडन, फिजन को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। मुकुलन, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मुकुलन के द्वारा जनन जो है वो किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। और आपके ऑप्शन में है लैंगिक प्रजनन। तो भाई मेरे आप सबों को पता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एनिमल और जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की जरूरत होती है। और दूसरा होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? तो सर सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिंगल पेरेंट की। और जो आपका मुकुलन है, बाइनरी फिजन है, या फिर जो मल्टीपल फिजन है, या फिर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ये सब के सब किसके उदाहरण है सर? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण है। अमीबा में प्रजनन किसके विधि से होता है सर? तो अलैंगिक विधि से होता है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, केल्विन साइकिल, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के स्तर में यानी कि लेवल पर जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो केल्विन साइकिल प्रक्रिया के थ्रू होता है। केल्विन साइकिल प्रक्रिया के थ्रू होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो सर इसको हिंदी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और आप सभी को बखूबी मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण लेकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। तो कौन सा भोजन तैयार करती है सर? ग्लूकोज को तैयार करती है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उप उत्पाद के रूप में हम लोगों को क्या मिलता है? तो सर ऑक्सीजन मिलता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में फर्मेंटेशन है, तो फर्मेंटेशन को हम लोग हिंदी में किण्वन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित आपको किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।